परिवार की एक रणनीतिक शादी के कारण मैंने बीजिंग के हाई सोसाइटी सर्कल की एक मशहूर वारिस फू यानरन से शादी की। फिर भी मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं बस उसके व्हाइट मूनलाइट यानी उसके पहले कभी न भूलने वाले प्यार की जगह लेने वाला एक व्यक्ति था। जब उस आदमी के देश लौटने का समय आया तो मैंने तय किया कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, शक न हो। इसलिए मैंने बस एक साधारण सा बैग लिया जिसमें मेरी बची खुची संपत्ति थी, सोने की ईंटें और कैश। मैंने अपने पहचान के कागजात वहीं छोड़ दिए ताकि मेरे परिवार तक कोई सुराग न पहुंच सके। मैंने भागने का रास्ता बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। मैंने एक दूर दराज का कस्बा पहले ही ढूंढ लिया था जहां मैं अकेले नई जिंदगी शुरू करने वाला था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, फू यानरन ने खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया और मुझे एक बेचैन अधिकार जताने वाले अंदाज में जकड़ लिया। फिर उसने मेरे बैग की जिप खोलकर उसमें रखी चीजें देखीं। हालांकि उसकी बातों में दिखावटी चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। इस रोजमर्रा के नाटक की आदत हो चुकी थी, इसलिए मैं चुपचाप उसके नाटक के खत्म होने का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि उसे चूमने के लिए झुका भी और उस पाखंडी मीठे प्यार भरे शब्द का इंतजार करने लगा, गुड बॉय हबी। इसके बजाय वह हंसी और मेरी कलाई पर एक खास तौर पर बनवाया गया एक्सेसरी पहना दिया। हबी, मैंने तुम्हारे लिए यह यादगार ब्रेसलेट खास तौर पर बनवाया है, इसे एक निशानी के तौर पर पहने रहना। मैं आज रात 8 बजे तुम्हें लेने आऊंगी। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जैसे मैं किसी बर्फ खाने में पहुंच गया हूँ। मैंने जबरदस्ती बस एक बेजान सा शब्द कहा, लंच के बाद मैंने दूसरी तरफ जाने का बहाना बनाया, चुपके से निकला और दूसरी कार में बैठ गया। रियरव्यू मिरर में उस छोटे होते काले बिंदु को देखते हुए मैंने अपनी नजर वापस अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट पर डाली। चूंकि मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए ब्रेसलेट रखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसे बिना तोड़े खोलने के लिए एक खास चाबी की जरूरत थी, लेकिन ऐसे काम के लिए तो बस प्रोफेशनल्स की ही मदद लेनी पड़ती है। अचानक मन में आया और मैंने शहर के मॉल के सामने गाड़ी रुकवाने के लिए कहा। मॉल के गेट के पास गाड़ी रोको सर, मैडम ने कहा था कि रास्ते में कहीं रुकना मना है। मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था, इसीलिए मैंने शांति से अपना फोन निकाला और वह वॉइस मैसेज चलाया जिसमें फू यानरान ने मुझे तोहफे खरीदने के लिए कहा था। उससे कुछ तोहफे खरीदने के लिए कहो। जैसे ही रिकॉर्डिंग में फू यानरान की आवाज सुनाई दी, ड्राइवर घबरा गया और तुरंत बात मानकर गाड़ी रोक दी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, ड्राइवर मेरे पीछे पीछे चलने लगा और एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ। मैंने बिना सोचे समझे एक दुकान चुनी। बोर्ड पर लिखा था, ब्रेसलेट निकालना और ठीक करना। दुकानदार, एक बेपरवाह बुजुर्ग आदमी, ने बिना ऊपर देखे ही पूछा, ब्रेसलेट खरीदना है? मैंने सिर हिलाया और थोड़ी देर काउंटर पर सामान देखने का नाटक किया। मैं यह वाला लूंगा। जब वह ब्रेसलेट लेकर आया तो मैंने सहजता से अपनी कलाई ऊपर उठाई। बॉस, मैं इसे पहनना चाहता हूँ, लेकिन जो ब्रेसलेट अभी मेरी कलाई पर है वह निकल नहीं रहा है। क्या आप इसे निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? वह बिना सोचे समझे मान गया, लेकिन जैसे ही वह अपना टूल बॉक्स लेने के लिए झुका, उसकी नजर मेरी कलाई पर बंधे बैंगल पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने ध्यान से मेरा चेहरा देखा। जवान आदमी, इसमें एक खास लॉकिंग सिस्टम है। इसे बिना नुकसान पहुंचाए नहीं निकाला जा सकता जब तक कि तुम्हारे पास इसकी चाबी ना हो। इसे निकालने के लिए लॉक तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने एक पल के लिए रोका, फिर कहा, ठीक है, करो। बुजुर्ग आदमी अब पूरी स्थिति समझ गया था। मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकता। यह बैंगल मैंने सालों पहले फू यानरान के लिए खास तौर पर बनवाया था, सिर्फ उस औरत के लिए जिससे मैं प्यार करती थी। उसके सामने खड़ा नौजवान साफ तौर पर उस रिश्ते से आजाद होना चाहता था। आधे घंटे बाद आखिरकार बैंगल निकल गया। पैसे देकर और जाने के लिए मुड़ते समय मैं अपनी आंखों की खुशी छिपा नहीं पा रहा था। बिना एक पल सोचे मैंने करोड़ों की कीमत वाली वह चूड़ी कचरे के डिब्बे में फेंक दी। ड्राइवर हैरान परेशान होकर मेरे पीछे पीछे आया। जैसे ही मैं वापस कार में बैठा, मॉल के सामने लगी 4 बड़ी स्क्रीन एक साथ जल उठी और उन पर मशहूर एक्टर किन शिहुआन का चेहरा दिखाई देने लगा। मेरा दिल बैठ गया। वही तो आइडियल लव था जिसके लिए फू यानरान हमेशा तड़पती रहती थी। चूंकि उस मॉल में सबसे ज्यादा खरीदारी होती थी, इसलिए यह साफ था कि विज्ञापन किसने लगवाए थे। तभी मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा। यह फू यानरान का फोन था। उसे पता चल गया था कि लोकेशन ट्रैकिंग बंद हो गई है। फोन कटने ही वाला था कि मैंने उसे उठाया। अरे हबी, क्या तुम मॉल गए थे? उसकी आवाज से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, न गुस्सा और न ही खुशी। खुद को शांत करने के लिए खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने मुड़कर कहा, मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने मेरी बात मान ली। घर पहुंचकर मुझे फोन करना।
फोन रखने के बाद ही मैंने घर से आया मैसेज देखा, चूचू देश वापस आ गई है, किसी भी अजीब स्थिति से बचने के लिए वापस मत आना। मैंने खिड़की से बाहर देखा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार पहले ही आंगन में आ चुकी थी। मुझे देखते ही हाउसकीपर का चेहरा पीला पड़ गया। पानी का कटोरा गिराकर वह घर की ओर भागा। मैं अपना बैकपैक लेकर बाहर निकला, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही फर कोट पहने एक महिला गुस्से में बाहर निकली। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे मन में कड़वाहट भर गई। माँ, मैं छू परिवार का सगा बेटा था, फिर भी वे गोद ली हुई चुचू को ज्यादा पसंद करती थीं। यह सब 5 साल पहले मेरी कमिंग ऑफ एज पार्टी से शुरू हुआ था। मैं नशे में था और चुचू ने जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश की थी। मैंने साफ तौर पर उसे मना कर दिया था, लेकिन मेरे माता पिता जो सच्चाई नहीं देख पा रहे थे ने सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराया और मेरी सफाई का एक शब्द भी सुनने से इनकार कर दिया। तब से मैं परिवार के लिए बस एक मोहरा बन गया था, जिसे फू यानरन के साथ फायदे के लिए शादी करने पर मजबूर किया गया। तुम्हारी बहन के पास अब सब कुछ है, शोहरत, दौलत और एक कामयाब करियर। क्या मैंने तुमसे वापस न आने के लिए नहीं कहा था? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? अपनी आपा खो चुकी माँ को देखकर मेरे दुखी दिल में सारी भावनाएं मर गईं। मैंने अपनी जेब से दादाजी की वसीयत निकाली। मैं वो लेने आया हूँ जो दादाजी मेरे लिए छोड़ गए थे। माँ एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर नफरत भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम पहले से ही फू परिवार की वारिस से शादी कर चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आकर इस विरासत पर हक जताने की? मैंने और बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मुझे बस एक कार और 2 लाख नकद चाहिए, अभी के अभी। वह एक पल के लिए हिचकिचाईं। उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। उस बुजुर्ग के 50% हिस्से और लगभग दर्जन भर संपत्तियों की तुलना में मेरी मांग बहुत मामूली थी। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदलकर दोस्ताना मुस्कान में बदल गए। बस यहीं रुको, मैं किसी से ये चीजें मंगवाती हूँ। उन्होंने कार की चाबियां और नकद निकाले, फिर संपत्ति बंटवारे का एक एग्रीमेंट सामने रखा और मुझसे कहा कि मैं अपनी मर्जी से विरासत पर किसी भी और दावे को छोड़ दूं। घर का नौकर पास ही खड़ा था और चालाकी भरी नजरों से सब देख रहा था। सालों पहले उसने जानबूझकर अहम सुराग छिपाए थे और मेरे पारिवारिक रिश्तों के बारे में गलत फहमियां पैदा की थीं, जिसकी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे ठुकरा दिया और आखिरकार मुझे फू परिवार की घमंडी और दबंग बड़ी बेटी से शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही मैं फू एस्टेट से बाहर निकला, मैंने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया। फू यानरन की 99 मिस्ड कॉल्स देखकर मुझे बहुत राहत और संतुष्टि महसूस हुई। मैंने बिना रुके पूरी रात गाड़ी चलाई और एक छोटे से शहर में बुक किए गए गेस्ट हाउस पहुंचा। दूर से ही मुझे पत्थर के निशान के पास एक महिला खड़ी दिखाई दी। मिस्टर चू, मैंने सिर हिलाया। कार में बैठने से पहले उसने गर्मजोशी से मुझे फलों की एक टोकरी दी। नमस्ते, मैं ली जियाओयू हूँ। कार एक ऐसे घर के सामने रुकी जिस पर खिले हुए गुलाब की बेलें छाई हुई थीं। यह 3 मंजिला इमारत थी, जिसके आंगन में एक फव्वारा था और उसमें खाने लायक तिलापिया मछलियां तैर रही थीं। ली जियाओयू ने मेरा सामान दूसरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की और दरवाजे पर तमीज से खड़ी रही। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे कभी भी बुला लीजिएगा। उम्मीद है आपका यहाँ का समय अच्छा बीतेगा। मैंने उसे हॉलवे में जाते हुए देखा और फिर अपना सूटकेस अंदर ले गया। इसी बीच चू परिवार के घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। फू यानरान वहाँ आ गई थी। जो विला कभी बहुत शानदार हुआ करता था, वह अब बिखरा बिखरा सा था। सजावट का सामान और बर्तन फर्श पर पड़े थे। मेरे माता पिता तनाव में अकड़े हुए खड़े थे, जबकि फू यानरान अकेले बचे हुए सोफे पर बैठी थी। घर की हवा में घुटन महसूस हो रही थी। देखते ही देखते मुझे उस छोटे से शहर में आए 2 दिन हो गए थे। वहाँ की शांति ने मेरी घबराहट कम कर दी थी। फिर भी रात में मेरे बगल में खालीपन होने की वजह से मुझे नींद न आने की समस्या हो रही थी। एक सुबह नाश्ते के बाद मैं अपना नया कैमरा लेकर बाहर निकला। बाहर जा रहे हो नौजवान? आंटी, मुझे 2 टॉफी चाहिए। उन्होंने बस हाथ हिलाकर कहा, खुद ले लो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान रह गया। इस शहर के लोग बहुत दयालु थे। तो फिर मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं करूंगा, धन्यवाद आंटी। वह मुझ पर मुस्कुराईं और उनकी नजर मेज पर रखे कागज के टिकट पर गई। हाँ वैसे नौजवान, आज रात शुई जियांगफांग में एक बॉनफायर पार्टी है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? मैं हैरान होकर मुड़ा। बॉनफायर पार्टी? यह यहाँ की एक खास चीज है। सब गाते नाचते हैं, बहुत मजेदार माहौल होता है। इतना कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक टिकट थमा दिया और मैंने धन्यवाद कहते हुए उसे ले लिया। एक यादगार मेहराब के नीचे से गुजरते ही मुझे शुई जियांगफांग दिख गया, जिसका जिक्र आंटी ने किया था। पार्टी वहीं होने वाली थी, लेकिन आज मैं रैपसीड के फूलों की तस्वीरें लेने के लिए सामने वाली पहाड़ी पर जा रहा था।
कल शाम जब ली जियाओयू को पता चला कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है तो उसने कहा था, वहाँ सरसों के फूलों का एक विशाल सुनहरा समंदर जैसा नजारा दिखता है। यह सच में बहुत शानदार होता है। असल में वह पहाड़ी मेरी उम्मीद से ज्यादा दूर थी, लेकिन छोटी पर तेज हवा ने मेरी सारी थकान तुरंत मिटा दी। फोटो लेते समय मुझे एक हैरानी भरी बात पता चली। यहाँ मोबाइल सिग्नल आ रहा था। अगले ही पल मैसेज की बाढ़ आ गई। मैं अपना फोन बंद करना चाहता था, फिर भी मेरी नजर फू यानरान और किन शुहुआन के नामों पर पड़ी। मैंने अनजाने में ही एक पोस्ट पर क्लिक कर दिया। उनके चेहरों पर मुस्कान लगभग एक जैसी थी। तो जहाँ मैं उससे बचने के लिए बुरी तरह भाग रहा था, वहीं वह किसी और के साथ आसानी से हंस बोल रही थी। मैंने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। नजर से दूर तो मन से भी दूर। जब मैं उस दोपहर लौटा तो ली जियाओयू खाना बना चुकी थी। मैंने मदद के लिए हाथ धोए, लेकिन तभी मेरी नजर आंगन में मास्टर वू पर पड़ी। पड़ोस में रहने वाले ली फई ने ली जियाओयू की ओर देखा और कहा, बॉस आज रात परफॉर्म कर रहे हैं। ली जियाओयू का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और वह जल्दी से बर्तन बाहर ले गई। ली फई मेरी ओर मुड़ा। वैसे मिस्टर चू, क्या आप आज रात बॉनफायर पार्टी में जा रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। सड़क के उस पार रहने वाली महिला ने मुझे उस सुबह एक टिकट दिया था। यह बहुत बढ़िया था। हम बाद में साथ चलेंगे। रात 9 बजे मैंने स्ट्रीट लैंप के नीचे ली फई का इंतजार किया और वह मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया। वहां पहुंचते ही उसे मदद के लिए बुला लिया गया, लेकिन उसने जल्दी से मेरे लिए देखने की एक अच्छी जगह ढूंढ दी। बस यहीं बैठो, मैं चलता हूँ। पास ही खड़े एक आदमी ने गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया। जवान आदमी, तुम बीजिंग से हो, है ना? तुम काफी हैंडसम हो। मेरा दिल जोर से धड़का और मैंने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी अगली बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। यहाँ आते समय मुझे बीजिंग के कुछ लोग भी मिले। वे सभी बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे, खासकर सबसे आगे वाली युवा महिला। सच कहूँ तो मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वह बिल्कुल टीवी स्टार जैसी लग रही थी। उसने वहाँ खड़ी महिला की ओर इशारा किया। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आग की रोशनी में उस महिला को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी लीफी का सामान था। मैं बस ऐसे ही जा नहीं सकता था। मैंने बेचैनी से भीड़ में उसे ढूंढा, लेकिन लोगों की भारी भीड़ में मुझे लीफी कहीं नजर नहीं आई। जब अलाव की लपटें तेज हुईं और बहुत सारे लोग हाथ पकड़कर नाचने के लिए आगे बढ़े, जिससे दूसरी तरफ का नजारा पूरी तरह छिप गया, तब मैंने ऊपर देखने की हिम्मत की। हिलती डुलती भीड़ के बीच मैंने देखा कि वह सचमुच अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं तो गया काम से, मेरा दिल बैठ गया। तभी शेर के नाच वाली एक मंडली पास आई। अचानक मेरे हाथ में एक गुलाब थमा दिया गया। मैं हैरानी से जम गया और घबराहट में शेर का नाच करने वालों को जाते हुए देखता रहा। जब ली जियाओयू चट्टान के पीछे से बाहर आई तो मैं पूरी तरह हैरान रह गया। वह वहीं कैसे हो सकती थी? मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर सीधे उसके पास गया और जो सामान मेरे पास था उसके हाथों में थमा दिया। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मेरी नजर मेज पर रखे कॉस्मेटिक्स पर पड़ी और मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या तुम इसे मुझे बेच सकती हो? ली जियाओयू ने मेरी तरफ देखा और कहा, बस इस्तेमाल कर लो। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूं। कोई बात नहीं, कर लो। उसने अपने सिर से हेयर क्लिप हटाया। मैं अब जा रही हूँ। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। उसके जाते ही मैंने तुरंत कॉन्टूर पैलेट उठाया और उसे बेतरतीब ढंग से अपने चेहरे पर लगाया। उसके नीचे 200 युआन रखे और फिर चुपके से बाहर निकल गया। पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। शहर की गलियां किसी भूल भुलैया जैसी थीं। मैं घबराहट में बिना किसी मकसद के घूम रहा था और पलक झपकते ही वापस वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। क्या मैं यहां पहले भी आ चुका था? मैंने दीवार पर निशान लगाया, लेकिन तभी कोने से मुझे एक परछाई अपनी ओर आती दिखी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और एक उदास आवाज मेरे कानों में पड़ी, आचेन, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? मैंने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली। भागने का मन हुआ, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ी और मेरा रास्ता रोक लिया। आचेन, तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने घबराहट में थूक निकला। तुम मेरा पीछा कर रही थी, तो जाहिर है मुझे भागना ही था। हैरानी की बात थी कि वह झुंझलाहट में हंसी और मुझे और कसकर गले लगा लिया। आचेन, क्या तुम्हारी मस्ती पूरी हो गई? मेरे साथ घर चलो। मेरा शरीर अकड़ गया और मैंने विरोध में अपनी गर्दन तान ली। तुम गलत इंसान को देख रही हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। फू यानरान ने मेरे गाल को नोचा, जिससे मेरा लगाया हुआ कुछ मेकअप तुरंत बिगड़ गया। हबी, क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। फू यानरान ने मेरा हाथ पकड़ा और चलने लगी। तुम आजकल कहाँ रह रहे हो?
शांग्या स्ट्रीट के एक गेस्ट हाउस में। जब हम वहां पहुंचे तो एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ने उस पर जोर से भौंका, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मुझे सीधे बाथरूम में खींच ले गई। निराशा की बात यह थी कि मेकअप धुल नहीं रहा था। मेरे चेहरे पर बेबसी और हार मान लेने वाले भाव आ गए। मैं कुछ लेकर आती हूँ, यही मेरा इंतजार करना। मैंने सिर हिलाया और तभी वह मुड़ा और चली गई। मैं चुपचाप उसके कदमों की आवाज दूर होते हुए सुनता रहा। मेरे भागने का यह सबसे अच्छा मौका था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने फू यानरान को बाहर खड़े देखा। वह और करीब आई। उसके चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे। तुम कहाँ जा रही हो आचेन? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फू यानरान मुझे पीछे धकेलती गई जब तक कि मैं बिस्तर पर नहीं बैठ गया। फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे लॉक नहीं किया। उसे पता था कि मैं जाना चाहता हूँ। वह कुछ पल के लिए दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कुछ खो देने का गहरा दुख था। आचेन, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? उसने थोड़ा मेकअप रिमूवर लिया और मेरा चेहरा साफ करने लगी। दिन भर की थकान और परेशानी के बाद मैं बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ा था। बिल्कुल बेजान महसूस कर रहा था और कब सो गया पता ही नहीं चला। फू यानरान ने मेरे सोते हुए चेहरे को देखा और धीरे से कहा, आचेन, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? ऊपर लगा पंखा घूमते हुए चरमरा रहा था और गर्मी से कोई राहत नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे माथे पर पसीने की हल्की परत जम गई। फू यानरान ने चेंगचेंग को एयर कंडीशनर लगवाने के लिए मैसेज किया। चेंगचेंग ने तुरंत जवाब दिया और हट्टे कट्टे आदमियों की एक टीम भेजी, जिन्होंने चुपचाप यूनिट लगा दी। जब मैं गहरी नींद में सो गया तभी फू यानरान को थोड़ी राहत मिली। पूरी तरह जागी हुई महसूस करते हुए उसने कमरे में इधर उधर देखा और उसे एक ऐसा कैमरा मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि आचेन को फोटोग्राफी में दिलचस्पी है। मुझे लगता था कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब लगा कि मैं उसे बिल्कुल नहीं समझती। मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहता है, वह क्यों भागता रहता है, या मेरे लिए उसकी असल भावनाएं क्या हैं। हालांकि वह कभी कभी कहता था कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन उसकी आंखों के भाव हर बार अलग होते थे। अगली सुबह मैं खिड़की से बाहर खाली नजरों से देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ही मेरी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। आचेन, क्या तुम जाग गए हो? मेरा उसे कोई जवाब देने का इरादा नहीं था। मैं छिपने के लिए इतनी दूर और सुनसान जगह पर भाग आया था, फिर भी वह मुझसे निपटने के लिए इतनी दूर चली आई थी। तभी तो लोग कहते थे कि फू यानरान छोटी सोच वाली है। कोई जवाब न मिलने और ऐसी बेरुखी देखकर उसका मूड बदलता हुआ लगा। यह महसूस करके मैंने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर अनिच्छा से झुककर उसे गले लगा लिया। फू यानरान को मनाना आसान था। मेरा यह इशारा देखकर वह तुरंत खुशी से खिल उठी। हम यहाँ 3 दिन से थे, फिर भी मैंने शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। अपना खाना खत्म करने के बाद फू यानरान मुझे बचा हुआ खाना खाते हुए देखती रही। मुझे लगा कि खाना खत्म होने के बाद फू यानरान वापस जाने की बात छेड़ेगी, इसलिए जब वह कचरा फेंकने बाहर गई तो मैंने मौका पाकर करवट ली और बिस्तर पर लेट गया। मैंने भोलापन में सोचा कि फू यानरान शायद मेरी हालत को देखते हुए मुझ पर थोड़ी नरमी बरतेगी। फू यानरान ने चेंगचेंग को मैसेज करके आसपास घूमने फिरने के लिए एक गाइड भेजने को कहा था। उसे चिंता थी कि शायद मुझे इसमें दिलचस्पी न हो, इसलिए उसने मेरी राय जानने के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया था। अंदर आकर मुझे बिस्तर के कोने में दुबका हुआ देखकर वह मेरे पास झुकी और मेरे बाल सहलाने लगी। आचेन, पिछले कुछ दिनों में तुमने मजे के लिए क्या किया? मेरा मूड खराब था और मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। फिर भी फू यानरान भी आगे कुछ कहने से हिचकिचा रही थी। मैंने बेरुखी से कहा, मैं घूम घूम कर तस्वीरें लेता रहा, मछली पकड़ने गया और कागज की पतंग भी बनाई। फू यानरान ध्यान से सुनती रही, गाइड पर लिखी गतिविधियों को देखती रही और उनमें से कुछ को अपने पेन से काटती रही। आचेन, क्या आज तुम कुछ खास करना चाहते हो? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद आया और मेरी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। एक बात थी, लेकिन अब नहीं। ली शियाओयू ने पास की एक जड़ी बूटी की दुकान के बारे में बताया था, जहां तुम पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके मच्छर भगाने वाली दवा खुद बना सकते हो। कुछ दिन पहले मुझे बहुत बुरी तरह मच्छर ने काटा था और मैं इसे आजमाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी अनिच्छा देखकर फू यानरान की दिलचस्पी खत्म हो गई। आचेन, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसके प्यार भरे स्पर्श का विरोध करना छोड़ दिया। फू यानरान कभी कभी काफी डरावनी हो सकती थी, खासकर तब जब मेरे भागने की कोशिश के बाद वह मुझे घसीटकर वापस लाती थी। मुझे जाने के लिए इतना दृढ़ देखकर उसे हमेशा बहुत दुख होता था।
उसका चुपचाप और उदास व्यवहार मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था, जिससे मुझे एक अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। क्या यह अपराध बोध था या बस घुटन भरा दबाव? आचेन, प्लीज मुझे नजरअंदाज मत करो। तुम्हें जो भी चाहिए, अगर वह मेरे बस में है तो मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने अपनी नजरें हटाईं और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे तलाक चाहिए। जाहिर है फू यानरान ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। मुझे एक अजीब सा भारी दबाव महसूस हुआ। मैंने अपना गला साफ किया ताकि सामान्य आवाज में अपनी बात दोहरा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, मेरी नजरें अचानक फू यानरान की नजरों से टकरा गईं। उसकी आंखों में एक डरावनी, बेचैन कर देने वाली चमक थी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और मेरे होंठों पर शब्द ही नहीं आए। मैंने अपनी नजरें हटा लीं। काफी देर बाद मैं बोल पाया, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फू यानरान चुप रही और मुझे पूरी तरह मायूसी भरे भाव से देखती रही। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, नहीं। मेरे अंदर निराशा की लहर दौड़ गई और अचानक मैंने उसके माथे पर हल्के से उंगली छुई। हैरानी की बात थी कि उसने मेरी उंगली को तुरंत पकड़ लिया। मेरी आंखों में अपराध बोध की एक झलक दिखी और मैंने नजरें हटा ली, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। मुझे इस हालत में देखकर फू यानरान का दिल पूरी तरह पिघल गया। आचेन के प्रति मेरे मन में एक जबरदस्त आकर्षण है। उसकी हर हरकत मेरे दिल को छू जाती है। काश आचेन, कोई और इच्छा क्यों नहीं? ऐसी इच्छा जाहिर करने का क्या फायदा जो पूरी ही नहीं हो सकती? फू यानरान ने मुझे देखा, एक पल सोचा और फिर नए संकल्प के साथ कहा, जब तक यह बहुत अजीब ना हो, मैं इस बार तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा, मैं और कितने दिन यहाँ रह सकता हूँ? 2 दिन। आचेन को इसमें मजा नहीं आएगा। 1 हफ्ता काफी रहेगा। 1 हफ्ता? अगर और ज्यादा समय बीता तो आचेन के मन में बड़े बड़े ख्याल आ सकते हैं। अगर आचेन को यह जगह पसंद आ गई और उसने मेरे साथ वापस जाने से मना कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। 1 हफ्ता? यह तो बहुत कम समय है। 1 हफ्ते में तो मैं अपनी वसीयत भी नहीं लिख पाऊंगी। रुको, क्या फू यानरान सच में इतनी जल्दी में है? जरूर उसका पहला प्यार व्हाइट मूनलाइट उस पर दबाव डाल रहा होगा। तभी तो उसने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी मुझ जैसे मामूली लड़के को ढूंढने की जहमत उठाई। मैं सच में खुद को कुछ ज्यादा ही अहम समझ रहा था। फू यानरान यह सब सिर्फ मुझे बेफिक्र करने के लिए कर रही है ना? काफी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने आखिरकार कहा, तो अगले कुछ दिनों तक तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं आओगी और मैं कुछ भी करूं तुम दखल नहीं दोगी। मेरा पति मेरे सामने है, फिर भी मैं उसके करीब नहीं जा सकती। मुझे यह मंजूर नहीं। लेकिन आचेन मुझे ऐसी मासूम नजरों से देख रहा है। खैर, बात तो मुंह से निकल ही गई है और मैं अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं हूँ, तो ठीक है, उसकी मर्जी ही सही। मैंने चांगशान में जड़ी बूटियों की दुकान पर जाने का फैसला किया। मैं कम से कम 1 हफ्ता और यहाँ रहने वाला था और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मच्छर मुझे दावत की तरह खाते रहें। ठीक है, मैं तुम दोनों को वापस ऊपर ले जाऊंगी। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने फू यानरान को दरवाजे के पास खड़े देखा, जो मुझे नाराजगी भरी नजरों से घूर रही थी। मैंने उसकी तरफ बेरुखी से नाक सिकोड़ी, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर अटेंडेंट के पीछे हो लिया। फू यानरान गुस्से में दांत पीसने लगी। आखिर में उसने मेरी पीठ की तरफ मुंह चिढ़ाया और फिर अनिच्छा से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मुझे दूर से ही जोर जोर से शिकायतें सुनाई दे रही थीं, लेकिन फू यानरान के करीब आने पर ही मुझे साफ शब्द सुनाई दिए, क्या तुम 2 गाड़ियां नहीं चला सकते? मैं उसके साथ नहीं, अलग बैठना चाहती हूँ। नहीं, एक गाड़ी चलाना भी नियमों का अपवाद है। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और चिड़ी हुई लग रही थी, जबकि मैं अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। जैसे ही अटेंडेंट गया, मैंने तुरंत फू यानरान को दूर धकेला और खुद केबल कार में चढ़ गया। वह ठीक मेरे पीछे आई। भले ही मेरे सामने एक खाली सीट थी, उसने मेरे ठीक बगल में ही बैठने की जिद की। सच कहूं तो इससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। फिर भी फू यानरान, जो आम तौर पर माहौल को जल्दी समझ जाती थी, ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो और मेरी साफ सुनाई देने वाली आहों को अनसुना कर दिया। बेबी, मैं उनसे कहूंगी कि वे इसे तुम्हारे लिए शुरू कर दें। प्लीज नाराज मत हो, ठीक है? मैं रुका और पास ही बिना हिले डुले खड़े केबल कार ऑपरेटर की ओर देखा। जरूरत नहीं है हबी, तुम बाकी सबके साथ इतने कोमल और दयालु रहते हो, तो फिर मेरे साथ एडजस्ट करने में तुम्हें इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? मैं हैरानी से चुपचाप उसे देखता रहा। तुम एक अमीर खानदान की वारिस हो,
जिसके पास सब कुछ है। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें किसी रानी की तरह मानता है। आखिर किस बात पर तरस खाया जाए या एडजस्ट किया जाए। हम चुपचाप चलते रहे। जैसे ही केबल कार आई, मैं तेजी से बाहर निकला और फू यानरान को थोड़ी दूरी पर पीछे छोड़ दिया। हालांकि मैं जल्द ही रुक गया। मुझे दिशाओं का कोई अंदाजा नहीं है। आचेन, क्या तुम किसी के घर जा रहे हो? मैंने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। ली जियाओयू ने मेरे आने पर बताया था कि पहाड़ी इलाका बंटा हुआ है। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं वे अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं और बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। डांट पड़ना तो सबसे छोटी बात थी। गंभीर मामलों में घुसपैठिए को पीटा भी जा सकता था और एक आम चोर की तरह भगाया जा सकता था। मेरी स्वाभाविक सतर्क प्रतिक्रिया देखकर फू यानरान एक पल के लिए रुकी। चलो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और मेरे साथ चल दी। मैंने मैप निकाला और उसे थमा दिया। पहाड़ पर कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए जीपीएस बेकार था। फू यानरान को दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए बेहतर था कि मैं उसे ही रास्ता दिखाने दूं। हर्बल दवा की दुकान एक पुराने जमाने के अंदाज वाले पारंपरिक घर में थी, जिसमें पुरानी दुनिया की एक अलग ही रौनक थी। जैसे ही मैं मालिक के पीछे अंदर जाने वाला था, किसी ने मुझे रोक लिया। फू यानरन ने शांति से मेरे कपड़े ठीक किए। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मेरे अंदर एक अजीब सी भावना जाग उठी। तभी दरवाजे से मालिक की आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने जवाब दिया, ठीक है, एंड जल्दी से अंदर चला गया। अंदर का कमरा काफी बड़ा था, जिसमें अलग अलग तरह की औषधीय जड़ी बूटियां छोटी छोटी दराजों की कतारों में करीने से रखी हुई थीं। मुझे तुरंत दिलचस्पी हुई। जैसे ही मैं बैठा, फू यानरन भी मेरे पीछे आई और ठीक मेरे बगल में बैठ गई। मैंने दुकानदार को बताया कि मुझे क्या चाहिए और उसने पास की एक मेज की ओर इशारा किया। सामान वहां रखा है, आप खुद अपने पोर्टेबल दवा के पाउच बना सकते हैं। कई तरह के पाउच हैं और उनके बगल में निर्देश भी दिए गए हैं। मैंने उसके दिए हुए टूलकिट को लिया और फू यानरन ने समझदारी दिखाते हुए मुझे परेशान नहीं किया। उसने मेज पर रखे असेंबली निर्देशों को देखा और चिमटी का इस्तेमाल करके मेरे सामने रखी छोटी सी डिश में सामग्री को तौला। मैं इसमें इतना माहिर कैसे लग रहा था? फू यानरन मेरी हर हरकत को देख रही थी और खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैंने पहले कभी दवा के पाउच नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने अतीत में कई दूसरी चीजों के साथ जरूर छेड़छाड़ की थी। जब मैं छोटा और नासमझ था, तो मैं अपना दिन ऑनलाइन सीखी हुई खुजली वाला पाउडर और ऐसी ही दूसरी चीजें बनाने में बिताता था। 2 घंटे बाद मैंने आखिरकार एक ऐसा पाउच बना लिया जिससे मैं संतुष्ट था, यह महसूस करते हुए कि फू यानरन ही वह व्यक्ति थी जिसके साथ मैं इस सफलता को साझा कर सकता था। मैंने अपनी उपलब्धि का जश्न मनाया। मेरा आचेन कमाल का है। फू यानरन की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने मेरी खूब तारीफ की। मेरी जिंदगी भी कभी खुशियों से भरी थी, लेकिन 18 साल का होने के बाद मेरे माता पिता हमेशा यह कहते हुए कि यह मेरे भले के लिए है, बिना किसी सीमा के मुझे लेक्चर देते थे और कई मौकों पर तो मेरे खिलाफ दूसरों का साथ भी देते थे। बुरी यादें ताजा हो गईं। मैंने पास रखे औजार उठाए ताकि दुकानदार के लौटने से पहले मेज पर फैली गंदगी को साफ कर सकूं। फू यानरान ने मेरे हाथ से कपड़ा ले लिया। आचेन, मुझे करने दो, तुम वहां जाकर बैठो। मैंने उसे खाली नजरों से देखा। मेरी नजरें अपनी मेज, जो कचरे के ढेर जैसी लग रही थी, और उसकी मेज के बीच घूम रही थीं, जो एकदम साफ सुथरी थी और ऐसी लग रही थी जैसे उसे इस्तेमाल ही न किया गया हो। अचानक लकड़ी के फर्श पर कदमों की आहट सुनकर मैंने धीरे से कहा, जल्दी करो। फू यानरान मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झुकी। उसका चेहरा लगभग मेरे चेहरे को छू रहा था। तो मुझे एक किस करो। मैं टस से मस नहीं हुआ। अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन के बिना मैं मेज साफ नहीं कर सकती। यह कहते हुए उसने शरारत से आंखें झपकाईं और अपना हाथ धीरे से मेरी कलाई पर रखा। बॉस किसी भी पल वापस आ सकते हैं। मैं आगे झुका और उसके गाल पर एक हल्की सी किस कर दी। तुरंत संतुष्ट होकर फू यानरान वापस मेज साफ करने लगी। बॉस एक समझदार आदमी थे। हमारी हर्बल दवा पैक करने के बाद उन्होंने मुझे हर्बल बाम का एक डिब्बा और थोड़ा कूलिंग ऑयल मुफ्त में दिया। धन्यवाद बॉस, मैंने सामान रखते हुए विनम्रता से कहा। बॉस का एक बेटा था, लगभग 15 या 16 साल का, जो बाहर से पारंपरिक पुआल का रेन के पहने हुए अंदर आया। बूढ़े आदमी, आज मुझे देखो। उसकी नजर अचानक कमरे में बैठे 2 अजनबियों पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर जल्दी से मुड़ा और वापस बाहर भाग गया। जब वह लौटा तो वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। एक सलीके भरे अंदाज में अंदर आया
और शर्मिंदा होकर अपने पिता के बगल में बैठ गया। फू यानरान ने लड़के को देखा और फिर मुझे। बिल्कुल मेरे आ चैन की तरह तुम दोनों अपना व्यवहार बदलने में माहिर हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो मेरा आ चैन हैंडसम है। हम चारों अपने अपने काम में लग गए और हमने चुपचाप खाना खाया। हालांकि मैं मेहमान था, लेकिन असल में मैं थोड़ी बेशर्मी से खाना खाने के लिए रुका था। मैं बस वहां बैठकर कुछ न करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद फू यानरान ने फैसले के साथ मेरे हाथों से कटोरा ले लिया। मुझे करने दो। मैं बस खाली नजरों से उस युवा महिला को देखता रहा जिसने अपनी जिंदगी में कभी घर का कोई काम नहीं किया था और अब बर्तन धो रही थी। संवेदनशील होने के नाते मैंने तुरंत सोचा, अगर फू यानरान एक मामूली स्टैंड इन हम शक्ल के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो क्या वह अपने व्हाइट मूनलाइट, अपने सच्चे प्यार के सामने अपनी सारी गरिमा त्याग कर पूरी तरह से झुक जाती होगी। मैंने कोने से झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। जैसे जैसे फू यानरान बर्तन धोती, वह बीच बीच में मेरी ओर देखती रहती। उसने अपने हाथों से पानी झटक कर मेरे हाथों को पास से देखा और जब उसने देखा कि कोई खरोंच नहीं है, तभी उसे राहत मिली। मैं उसे खाली नजरों से देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर उसे क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं था कि मैंने पहले कभी फर्श पर झाड़ू नहीं लगाई थी। उसे वापस बर्तन धोते हुए देखकर मैंने राहत की सांस ली और झाड़ू लगाना जारी रखा। लेकिन कुछ ही बार झाड़ू चलाने के बाद अचानक मेरे मन में एक अहम ख्याल आया। फू यानरान अभी जो नरमी दिखा रही थी, वह सब बस एक जाल था। अतीत में उसका सौम्य व्यवहार मुझे बेफिक्र करने की एक चाल थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना काम कर रही थी। अनजाने में ही मैं उस पर निर्भर होने लगा था। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरी भौहें तनी हुई थीं और मुझे किसी के पास आने का पता ही नहीं चला, जब तक कि मुझे अपने कान के पास गर्म सांस महसूस नहीं हुई। आचैन चौंक कर मैंने मुड़कर देखा कि फू यानरान मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैं तुरंत घुमा और आंगन के दूसरी तरफ चला गया। आसपास और भी लोग थे, इसलिए मुझे लगा कि वह मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। फू यानरान का चेहरा तुरंत एक मजाकिया उदासी वाले भाव में बदल गया। मुझे आखिरकार समझ आया कि लोग क्यों कहते थे कि प्यार का कड़वा पहलू ही मेरी किस्मत में है। मेरा दिल दुख रहा था। मैं बस एक बेवकूफ थी जो किसी ऐसे इंसान से प्यार करती रही जिसे मैं कभी पा नहीं सकती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसके मन की बातें इतनी उलझी हुई थीं। झाड़ू लगाने के बाद मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि मुझे अपना दिमाग साफ रखना है और उसे आसानी से अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। मुझे जानबूझकर उससे दूर रहना था और उसे करीब आने का कोई मौका नहीं देना था। जब बॉस ने सोने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर 2 अलग अलग कमरे बुक करने पर जोर दिया। फू यानरान को साफ महसूस हुआ कि आचैन मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। सिसकी, काश मैं उसे कल रात ही अपने साथ घर ले गई होती। सराय के मालिक ने हमें अगल बगल के 2 कमरे दिए। हमने गर्मी बाहर निकालने के लिए खिड़कियां खुली छोड़ दी थीं, लेकिन आधी रात को जोरदार तूफान आया जिससे मेरी नींद खुल गई। क्या मुझे फू यानरान को देखने जाना चाहिए? वह बिजली कड़क से डरती थी। उधर फू यानरान सो नहीं पा रही थी। जैसे ही वह चुपके से मेरे कमरे में आने वाली थी, दरवाजे पर खड़े मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अंदर आ जाओ। फू यानरान के होठों पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि आचैन को अभी भी मेरी परवाह है। हे मेरा इरादा तो उसे अगले दिन जाने देने का था, लेकिन मैं देर तक सोता रह गया और मुझे सर्दी बुखार के लक्षण महसूस होने लगे। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो फू यानरान को मुस्कुराते हुए पाया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरा शरीर कमजोर और दर्द से भरा हुआ था और जैसे ही मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, फू यानरान तेजी से आगे बढ़ी और बिस्तर के किनारे बैठ गया। हबी, तुम जाग गए? फू यानरान बहुत खुश लग रही थी। मैंने अपनी भारी पलकें उठाने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने और होश न रहने के कारण मैं वापस तकिए पर गिर पड़ा। फू यानरान को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। अरे नहीं, आचैन का माथा तो तप रहा है। माथे पर बल डालते हुए वह तेजी से दरवाजे से बाहर भागी। जड़ी बूटी की दुकान पर वही लड़का था जो कल मिला था। फू यानरान को बाहर आते देख उसने तमीज से कहा, गुड मॉर्निंग। फू यानरान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है? वह पहले से ही सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थी। इन घने दूर दराज पहाड़ों में अस्पताल कहाँ हो सकता है? लिंजी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी से उसने जो पकड़ा हुआ था उसे नीचे रख दिया। मेरे पीछे आओ। फू यानरान बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे हो ली और जल्द ही उन्हें एक इमारत दिखी जिस पर लिनशांग मेडिकल क्लिनिक लिखा था। लिंजी ने दरवाजा खटखटाया।
थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बड़ी कुशलता से दरवाजे के फ्रेम में छिपी चाबी निकाली, दरवाजा खोला और वह मुख्य कमरे में चला गया, जहां उसे घर की मालकिन एक बुजुर्ग दादी मिली। लिंजी उनके पास गया और धीरे से उस बुजुर्ग महिला के हाथों से लकड़ी का फिश इंस्ट्रूमेंट ले लिया। फू यानरान ने आगे बढ़कर स्थिति समझाई और दादी अपनी पैक की हुई मेडिकल किट लेकर बगल वाले कमरे में चली गई। बिस्तर के पास लौटने पर उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़े अचानक खींचे जा रहे हैं। उसने धीरे से मेरा हाथ थपथपाया। अच्छे बच्चे बनो, डॉक्टर को देखने दो। जैसे ही वह पास झुकी उसने मुझे बुदबुदाते हुए सुना, मुझे छोड़कर मत जाना। फू यानरान के चेहरे के भाव नरम पड़ गए और उसका दिल पिघल गया। ठीक जब वह जवाब देने ही वाली थी, एक और भी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, दीदी प्लीज ऐसा मत करो। वह गिड़गिड़ाने वाली आवाज, जिसमें धीमी भारी और घरघराहट भरी सांस की आवाज भी शामिल थी, कानों को चुभ रही थी। फू यानरान के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसने मुझे शांत करने के लिए जो शब्द कहे जाने थे उन्हें मन में ही दबा लिया। डिजिटल थर्मामीटर में तापमान 39 डिग्री दिखा रहा था। लिंजी की दादी ने शांति से जरूरी हर्बल काढ़ा और ठंडक पहुंचाने वाली चीजें निकाली। मैं अचानक होने वाली सर्दी या बुखार से निपटने के लिए हर साल ये दवाइयां स्टॉक करके रखता था। इसे समय पर दवा देना, इसके माथे और हथेलियों को अल्कोहल से पोंछना और इस पर कड़ी नजर रखना। कोई भी दिक्कत हो तो बगल वाले कमरे में आकर मुझे बुला लेना। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए लिंजी उनके पीछे पीछे बाहर आ गया। वह आंगन में बैठ गया और कभी कभी कमरे के अंदर मौजूद उस अटूट जोड़ी को देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि उनकी जो भी संतान होगी वह निश्चित रूप से बहुत खुशकिस्मत होगी। आखिरकार फू यानरान एक बेहद रोमांटिक स्वभाव की महिला थी। हालांकि फिलहाल बच्चे पैदा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। फू यानरान ने अपने दांत भींचे और खुद को समझाने की कोशिश की। जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल है। अगर मुझे अपनी बहन की याद आती है तो आने दो। उसके पति के दिल में कोई और औरत थी। भले ही उसकी शादी फू यानरान से हुई थी, फिर भी वह अपने अतीत की उस सफेद चांदनी पुरानी प्रेमिका की यादों में खोया रहता था। अगर यह बात बाहर फैल जाती तो बहुत बेइज्जती होती। शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसने सबसे डींगे मारी थीं। मेरे पति मुझसे बहुत चिपके रहते हैं, वह मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं। इस ट्रिप के लिए मैंने बहाना बनाया था कि मैं अपने पति के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रही हूँ। हालांकि जब लोग हमें खुशहाल जिंदगी या जल्द ही बच्चे की उम्मीद जैसी बातें कहते थे तो मैं हमेशा बेपरवाही से जवाब देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सच जानती थी। आचैन का मेरे साथ लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं था। वह हमेशा मुझे छोड़ने का मौका ढूंढता रहता था। खुद को शांत करने की उसकी कोशिश नाकाम रही और उसके चेहरे पर उदासी और भी गहरी हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, इसलिए मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। फू यानरान ने अल्कोहल से मेरी हथेलियां पोंछी और ध्यान रखा कि मैं ज्यादा हिलूं डुलूं नहीं। तुम जाग गए हो? फू यानरान ने पूछा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। मैंने आंखें खोली और देखा कि फू यानरान हमेशा से बहुत अलग लग रही थी। उसके बाल, जो आमतौर पर बहुत सलीके से संवारे होते थे, थोड़े बिखरे हुए थे और उसके नाजुक चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। फिर भी उसकी जबरदस्त खूबसूरती जरा भी कम नहीं हुई थी। मैंने नजरें हटा ली। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी और मेरा दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़क रहा था। जब फू यानरान मेरा बुखार चेक करने के लिए पास आई तो मैंने अनजाने में ही अपना सिर पीछे खींच लिया। मेरी प्रतिक्रिया देखकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। किस चाहिए? लेकिन मैंने तो एक दिन पहले ही उसकी बेतुकी शर्त मान ली थी। अगर मैं सच में उसे किस करती तो आचैन के मन में मेरी जो छवि थी, जो पहले से ही अच्छी नहीं थी, उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता। आखिर में उसने धीरे से अपना माथा मेरे माथे से लगाया। हम नहीं, थोड़ी देर पहले तुम्हें बुखार जैसा लग रहा था तो वह बस मेरा तापमान चेक कर रही थी। मैंने उसे गलत समझा था। फू यानरान ने कंबल ऊपर खींचा और मुझे ओढ़ाया। अच्छे बच्चे बनो आचैन, मैं कुछ खाना लेने जा रही हूँ। यहाँ लोग दिन में बस 2 बार खाना खाते थे। फू यानरान किचन में गई और सब्जियों वाली कांजी बनाई। उसने उसे परोसा, ठंडा करने के लिए फूंक मारी और कमरे में लाकर मुझे चम्मच चम्मच करके खिलाया। हमारी शादी के कुछ ही समय बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था। तब मुझे हमेशा डर रहता था कि मैं उन पर बोझ बन जाऊंगा, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे तकलीफ सहने की कोशिश की, जब तक कि उसे पता नहीं चला और वह मुझे तुरंत अस्पताल नहीं ले गई। उसने मेरे लिए एक हेल्दी मील प्लान बनाया, मेरी डाइट तय करने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को रखा और यहाँ तक कि एक्सरसाइज और ताकत बढ़ाने में मदद के लिए